हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। इस वीडियो से हम जानेंगे कि आखिर हम अपने दिमाग के कितने प्रतिशत का इस्तेमाल करते हैं। क्या 100% इस्तेमाल से हम चीजों को अपने दिमाग से कंट्रोल कर पाएंगे? वो कौन सी दवा है जो स्टूडेंट्स पढ़े हुए को याद रखने के लिए ले रहे हैं और एग्जाम में नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं? ये जंग के हालातों में सोल्जर्स बिना सोए 40-40 घंटों तक कैसे लड़ लेते हैं? किस दवा ने दिमाग से थकान का एहसास तक खत्म कर दिया है? ये टेलीकिनेसिस कितना सच है? अगर आर्टिफिशियली ब्रेन को एनहांस कर भी ले तो इससे बर्बादी ही क्यों आएगी? देखो, शुरू करने से पहले एक छोटी चीज बता देता हूं, मैं बायोलॉजी का एक्सपर्ट नहीं हूं, इसलिए इस वीडियो में कोई भी बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन तो ना मिलने वाली, लेकिन जो भी ऊपर बताया है इसके ओरिजिन की कहानी जरूर बता दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं कहानी। साल 1907 में एक विलियम जेम्स नाम के साइकोलॉजिस्ट थे। इन भाई साहब ने किताब लिखी थी एनर्जीज ऑफ मैन। उस किताब में इन्होंने ये बताया कि इंसान अपने दिमाग की पूरी क्षमता के बहुत छोटे से हिस्से का इस्तेमाल करता है। ये बताने के बाद ये भाई साहब ऊपर रुखसत हो लिए। अब इस बात के ठीक 23 साल बाद यानी कि 1930 में लोवेल थॉमस नाम के जर्नलिस्ट और डेल कार्नेगी नाम के एक लेखक, कहानी में इनकी एंट्री होती है। अपने लेखक भाई साहब एक किताब छाप देते हैं जिसका शीर्षक था कि लोगों पर अपना प्रभाव कैसे छोड़े और दोस्त कैसे जीते। अब इस किताब की प्रशंसा करने के लिए इन भाई साहब ने लोवेल थॉमस नाम के पत्रकार को बुला लिया और बस यहीं से सारा रायता फैल गया। यही पत्रकार भाई साहब थे जिन्होंने विलियम जेम्स को कोट करते हुए यह बोल दिया कि भैया विलियम जेम्स बोलकर गए हैं कि इंसान अपने दिमाग का मात्र 10% ही इस्तेमाल कर पाता है और 10% से हमने इतनी तरक्की करी है। अगर हम किसी तरीके से इससे ज्यादा इस्तेमाल कर पाए तो पता नहीं कौन सा पहाड़ तोड़ देंगे। और बस दुनिया ने इसी आइडिया को धर लिया, सच मान लिया। अब ये 10% का ढोल बजाकर लेखक महोदय की किताब ये सुपर हिट हो गई और पत्रकार भाई साहब को 10% वाली बातों पर प्रवचन देने के लिए अलग अलग जगह बुलाया जाने लगा। Humans use only 10% of their brain capacity in their lifetime, and that's a hard fact. पर किसी ने भी ये कोशिश ना करी कि भाई साहब इस 10% वाले चूर्ण की सच्चाई तो पता कर लें। और फिर सन 2008 में जाकर, जी हाँ, सन 2008 में ब्रेन एक्टिविटी के आधार पर हमें ये पता लगा कि हम अपने दिमाग के अलग अलग हिस्सों का इस्तेमाल अलग अलग परिस्थितियों में करते हैं, पर करते पूरे दिमाग का इस्तेमाल है। और यहाँ से इस 10% वाली बात का चैप्टर क्लोज हुआ, लेकिन दिमाग के तारों का सितार बजाना ये बंद नहीं हुआ। उदाहरण के लिए कैप्टन अमेरिका मूवी में दिखाया गया बकी बार्न्स दरअसल एक रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट से इंस्पायर्ड कैरेक्टर है। जैसे कुछ शब्द सुनकर बकी के दिमाग के फ्यूज उड़ जाते थे और वो बस ऑर्डर ही मानता था। बिल्कुल ठीक ऐसे ही सोल्जर्स बनाने के लिए अमेरिका ने प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा चलाया था। अब सुनो इसकी कहानी। बात है वर्ल्ड वॉर 2 की। जापान ने कोरिया कब्जा रखा था। अमेरिका ने जापान पर एटम बम फोड़ दिया और जापान हैंड्स अप करके खड़ा हो गया। इसके बाद कोरिया को अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ने आधा आधा बांट लिया। मतलब कोरिया इन दोनों के हत्थे चढ़ गया। नॉर्थ कोरिया को सोवियत यूनियन और चाइना का सपोर्ट मिला और साउथ कोरिया को अमेरिका ने सपोर्ट करा, मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड ने सपोर्ट करा। अब 1950 आते आते चाइना और सोवियत यूनियन ने नॉर्थ कोरिया के कान भर दिए कि बेटा पूरा कोरिया तेरा है, जा कब्जा कर ले, हम तेरे साथ हैं, जा कर दे काम, बाद में हम देख लेंगे। और बस नॉर्थ कोरिया दंदनाता हुआ साउथ कोरिया की छाती पे जा चढ़ा। उधर से अमेरिका ने साउथ कोरिया से बोला बेटा तुम संघर्ष करो, सत्यानाश के डैडी भी तुम्हारे साथ हैं। और इसके बाद दोनों कोरिया आपस में भिड़ गए। जब मामला ज्यादा बिगड़ा तो अमेरिकन सोल्जर्स भी इस लड़ाई में कूद गए। अब बहुत सारे अमेरिकन सोल्जर्स को नॉर्थ कोरिया ने धर लिया। अब भैया जब दुश्मन देश के सोल्जर्स पकड़े जाते हैं तो जाहिर सी बात है उनसे राज तो उगलवाए जाते ही हैं। तो कैद में जो अमेरिकन सोल्जर्स थे उन्होंने तोते की तरह सब कुछ बकना शुरू कर दिया और इसकी वीडियोग्राफी करके इन्होंने पब्लिक कर दी। और जब अमेरिकन सोल्जर्स ने ये बयानबाजी करी और इंटरनेशनल मुद्दा बन गया, तब अमेरिकी जनरल्स ने अपनी सरकार को यह बताया कि हमारे सोल्जर्स का ब्रेन वॉश किया गया है। मतलब अपनी सरकार को यह चूर्ण बेचा कि सोल्जर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हैं और सोवियत यूनियन और चाइना ने मिलकर हमारे सोल्जर्स के दिमाग में ये बातें प्लांट करी हैं। अब भैया सरकार में बैठे हुए लोगों ने उनसे ये पूछा कि अगर वो लोग ये सब कर रहे हैं तो तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों नहीं कुछ करते? और यहाँ से अमेरिकन रिसर्चर्स ने एक रिपोर्ट पेश करी कि आप तो बातें प्लांट करने की बात कर रहे हो, दिमाग से छेड़छाड़ करके तो अपनी मर्जी के काम तक कराए जा सकते हैं। और बस सरकार खुश, फंड अलॉट कर दिया गया, पैसे की पाइपलाइन चालू कर दी गई। अमेरिकन जनरल्स ने सरकार से यह कहा कि हम ऐसे सोल्जर्स बना सकते हैं जो सिर्फ ऑर्डर मानेंगे, ना कोई सवाल ना कोई जवाब, सिर्फ अपना काम करेंगे। और ऐसे सोल्जर्स के लिए 1950 में CIA ने प्रोजेक्ट ब्लूबर्ड, 1951 में प्रोजेक्ट आर्टिचोक और 1953 में प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा की शुरुआत करी थी। यानी कि बकी बार्न्स जैसे सोल्जर्स बनाने वाला प्रोग्राम शुरू हो चुका था। लेकिन ऐसे सोल्जर्स बनाने से पहले CIA को एक्सपेरिमेंट करने के लिए टेस्ट सब्जेक्ट चाहिए थे। मतलब ऐसे सब्जेक्ट जो अगर टेस्ट के दौरान मर भी जाएं तो कोई फर्क ना पड़े। और फिर भैया CIA के
ऑर्डर्स पर ऐसे लोगों को जो सड़क पर सोते थे उन्हें रात में उठा लिया गया। जिन लोगों को उम्र कैद हुई थी या डेथ सेंटेंस सुनाया गया था या जिनसे कभी कोई मिलने नहीं आता था, ऐसे कैदियों को जेल से एक्सपेरिमेंट वाली जगह पर ट्रांसफर कर दिया गया। उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए, बहुत से लोग मारे गए और बहुत सारे लोगों को तो पागल बनाकर वापस समाज में छोड़ दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे इसका नतीजा क्या निकला? वेल, कुछ भी ना भैया। 1955 तक सीआईए की मिलिट्री रिसर्च डिवीजन को यह बात समझ में आ चुकी थी कि दिमाग एक केमिकल मशीन है। अगर सही केमिकल इंसानी दिमाग को दिया जाए तो उसके सोचने समझने की क्षमता, उसके फोकस, कंसंट्रेशन और यहां तक कि उसके इमोशंस को कंट्रोल या बदला जा सकता है। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से न्यूट्रोपिक्स नाम के स्मार्ट ड्रग्स का आइडिया जन्म लेता है। यानी ऐसी दवा जो याद रखने की क्षमता, अलर्टनेस, कंसंट्रेशन और किसी भी परिस्थिति में बिना घबराए दिमाग को एक मशीन की तरह काम करने पर मजबूर कर सके। सुनो कहानी। 1960 में बेल्जियम के न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर कॉर्नेली नींद ना आने की समस्या पर काम कर रहे थे। उन्होंने एक दवा बनाई, बनाते बनाते सब गुड़ गोबर हो गया। मतलब ये महाराज बना कुछ और रहे थे और बन कुछ और गया। इनकी दवा नींद लाने के बजाय नींद को ही उड़ा देती है, लेकिन साइड इफेक्ट के रूप में याददाश्त और कंसंट्रेशन दोनों को बढ़ा देती है। इनकी दवा का नाम था पीरासेटाम। ये दुनिया की पहली ऐसी दवा थी जो दिमाग की क्षमता को बढ़ा रही थी। अब इसके बाद अपने खोजकर्ता भाई साहब को जगह जगह भाषणबाजी करने के लिए बुलाया जाने लगा और फिर ये खबर चचा के कानों तक भी पहुंची, मतलब अमेरिका तक पहुंच गई। और बस अमेरिका ने वैज्ञानिकों को पैसा दिया और नई चरस बोने निकल पड़ा। एस्ट्रोनॉट से लेकर सोल्जर्स, फाइटर पायलट, रिसर्चर्स, यहाँ तक कि ओलंपिक एथलीट भी इस दवा को सुपारी की तरह चबा रहे थे। और अब पूरी दुनिया में दिमाग के घोड़े दौड़ाने की रेस शुरू हो जाती है। वेस्टर्न वर्ल्ड दिमाग को तेज करने वाली दवाओं के खोज में अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। समय कम है, मुझे किसी भी कीमत पर वो दवा चाहिए। जिसके परिणाम स्वरूप 1970 में फ्रांस के माइकल जोवेट दिमाग से थकान और बोरियत को खत्म करने वाली एड्राफेनिल की खोज करते हैं। ये दवा कितनी पावरफुल थी इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि अमेरिका ने इस दवा का इस्तेमाल ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में किया था, जिसके बारे में आपको पता ही होगा। और अगर नहीं पता है तो भाई साहब जिक्र तो छिड़ी गया है, चलो लगे हाथ इसकी भी कहानी सुन लो। बात है सन 1979 की। ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हो चुका था। इराक के अंदर बैठा सद्दाम हुसैन घबरा गया और सद्दाम हुसैन को लगा कि क्यों ना ईरान को पकड़ के कूट दिया जाए। अगर ठीक तरीके से ईरान की कुटाई हो गई तो वो सेंटर में आ जाएगा, मतलब घबरा जाएगा और अपन की कुर्सी सेफ हो जाएगी। और भाई साहब 1980 में इराक ईरान की छाती पर जा चढ़ा। अब देखो ईरान कोई सिंगल पसली तो था नहीं, तो ईरान ने इराक को उल्टा कूट दिया। सद्दाम हुसैन को लगा यार ये तो मामला उल्टा पड़ गया। तब जाकर सद्दाम हुसैन ने सऊदी अरेबिया और कुवैत से पैसे उधार लिए ताकि हथियारों और गोला बारूद की सप्लाई बनी रहे, और सऊदी अरेबिया और कुवैत ने भी पैसे दे दिए। अब भाई साहब पड़ोस में एंटरटेनमेंट चल रहा था तो कौन ही उसे रुकवाना चाहेगा। तो इस एंटरटेनमेंट को कंटिन्यू रखने के लिए इन दोनों देशों ने पैसे दे दिए। फिर 8 साल बाद यूनाइटेड नॉनसेंस को याद आया, मतलब हाँ यूएन की फुल फॉर्म यूनाइटेड नॉनसेंस ही है, किसी काम का ना है। तो यूएन को याद आया कि कुछ मजा नहीं आ रहा है, चलो इन दोनों की लड़ाई रुकवा देते हैं, समझौता करवा देते हैं। समझौता हो गया, लड़ाई रुक गई। और भैया अब नंबर लगता है उधारी वापस देने का, यानी कि सद्दाम हुसैन को सऊदी अरेबिया और कुवैत इन दोनों के पैसे लुटाने थे। अब भैया पैसे थे नहीं, कंगाली में आटा गीला हो चुका था। तो सद्दाम हुसैन ने एक चाल चली। सद्दाम हुसैन कुवैत से बोला बेटा तुम्हारी दुकान ना मेरी दुकान से ज्यादा चल रही है और इस वजह से मेरी दुकान को नुकसान हो रहा है। अब इन दोनों की दुकान थी तेल का बिजनेस, दोनों कच्चा तेल बेचते थे। तो इराक का कहना था कि बाबू तुम्हारा तेल ज्यादा बिक रहा है, यही कारण है कि मेरा माल कम बिक रहा है और मेरा नुकसान हो रहा है। तो बेटा तुमको तो मैं एक चवन्नी देता ना, और बल्कि तुम्हें मुझे $10 बिलियन देने चाहिए मेरे नुकसान के हट जाने के रूप में। मतलब एक तो पहले ही पैसा उधार ले रखा था और उसके बाद ना देने का और वापस पैसे लेने का एक बढ़िया बहाना ढूंढ लिया। इसके बाद कुवैत का भी जवाब आ गया। कुवैत ने इराक से कहा बेटा कौन सा माल फूंके हो, और बस ये कहने की देर थी, इराक कुवैत की छाती पर जाकर चढ़ गया। समय था लगभग 4 अगस्त 1990 का और मात्र 2 दिन के अंदर ही पूरे कुवैत पर इराक ने कब्जा कर लिया। अब अमेरिका को यह लगा कि यार इसकी तो नौटंकी रुक ही ना रही, कभी ईरान से लड़ता है अब कुवैत से लड़ रहा है, मतलब इसको तो कंट्रोल करना पड़ेगा। Should military action be required, this will not be another Vietnam. इसके बाद अमेरिका ने यूनाइटेड नॉनसेंस की मीटिंग बुलाई और इराक से कहा कि बेटा 15 जनवरी 1991 तक अपना बोर या बिस्तर कुवैत से समेट ले और चुपचाप पतली गली से निकल ले, नहीं तो इसके बाद पकड़कर कूट दिए जाओगे। अब इराक ने मना कर दिया और 17 जनवरी 1991 में 35 देशों की सेनाओं ने मिलकर ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलाया और इसी ऑपरेशन में अमेरिका ने मोडेनाफिल नाम की दवा का प्रयोग किया था। यही वो दवा थी जिसे लेने के बाद अमेरिका के फाइटर पायलट बिना सोए बिना थके 48 घंटे
घंटे तक लगातार अपने मिशंस करते रहे। इसके बाद इराक हारता है, उस पर प्रतिबंध लगते हैं, दुनिया भर के सैंक्शंस लगते हैं और अमेरिका ये सोचता है कि भाई साहब लगे हाथ क्यों ना इसे ठिकाने लगा देते हैं, क्या पता कल को इसे फिर से युद्ध लड़ने की खुजली होने लगे। और इसी के बाद अमेरिका ने इराक पर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का आरोप लगाया, सद्दाम हुसैन को पकड़ा, उस पर केस चलवाया और भैया टांग दिया और यहां से इराक का चैप्टर क्लोज हो गया। एक कमाल की बात बताऊं, अमेरिकन एजेंसीज ने किसी को भी ये भनक तक ना लगने दी कि उनके पायलट्स को उन्होंने कौन सी दवा दी है। यहां तक कि उनके पायलट्स को भी ये बात पता नहीं थी। वो तो बाद में जाकर किसी इनसाइडर ने मीडिया के बीच में खबर लीक कर दी और फिर जैसे ही ये खबर चारों तरफ फैली, ऐसा प्रोग्रामर्स, एंटरप्रेन्योर्स और हेज फंड ट्रेडर्स इस दवा को स्मार्ट ड्रग के रूप में लेना शुरू कर देते हैं और बाद में इसी दवा से इंस्पायर होकर 2011 में लिमिटलेस नाम की मूवी बनाई गई थी। और इसके बाद मार्केट में अनीरासिटैम जो मूड को ठीक करती है, क्रिएटिविटी को बढ़ाती है, ऑक्सीरासिटैम जो लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाती है और प्रामिरासिटैम जो याददाश्त को बढ़ाती है, ऐसी दवाइयों से अमेरिकन मार्केट भर गई। इसके बाद डार्पा ने सन 2000 में सुपर सोल्जर्स प्रोग्राम की शुरुआत करी, जिसमें शरीर को मजबूत बनाने के लिए स्टीरॉइड्स और दिमाग को तेज करने के लिए सुपर ड्रग्स सोल्जर्स को दिए जाने लगे। अब इसके बाद अमेरिका ने आगे और क्या क्या किया ये जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है, तो अब हम सीधा टेलीकिनेसिस पर चलते हैं। तो जी वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद स्पेनिश फ्लू ने दुनिया भर में लाखों लोगों को मार दिया था और अपनों के मरने का दुख इतना जबरदस्त था कि लोग आत्माओं से बात कराने वालों के चक्कर में फंस गए, जिसे आगे चलकर स्पिरिचुअलिज्म कहा गया। और यहीं से शुरू होती है एक नई नौटंकी। मतलब कोई अपने दिमाग की ताकत से मोमबत्ती जला देता है, कोई बोतल हिला देता है, यानी कि सब कुछ दिमाग की ताकत से हो रहा था। अब ये झाड़ फूक वाली मंडली का कहना था कि उनके अंदर आत्मा प्रवेश कर गई और वो आत्मा उनके दिमाग की ताकत को बढ़ाकर ऐसी हरकतें कर रही है जिसे बाद में चलकर टेलीकिनेसिस नाम दिया गया। अब क्योंकि मार्केट में ये चीज बिल्कुल नई थी तो वैज्ञानिकों के हत्थे चढ़ गई। वैज्ञानिकों ने इस तरह के वाईफाई वाले बाबाओं को बुलाकर उन पर एक्सपेरिमेंट कर डाले। भाई साहब सारे बाबा फेल हो गए और यहां से टेलीकिनेसिस का भी चैप्टर क्लोज कर दिया गया। मतलब आज के समय टेलीकिनेसिस का कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है जो रिपीटेबल रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके। और रिपीटेबल रिजल्ट से मेरा मतलब है कि एक जैसी परिस्थिति में पावर का इस्तेमाल करके एक जैसा रिजल्ट बार बार प्रोड्यूस किया जा सके, तो ये तो ना होता। अब आते हैं लूसी मूवी में दिखाई गई पावर्स के ऊपर। भाई साहब ये भी ना होता। आज तक दिमाग की मदद से मैटर को कंट्रोल नहीं किया जा सका है। तो विज्ञान ये मानता है कि भैया 10% या 100% वाली जो कहानी मार्केट में उड़ रही है ये पूरी तरह से झूठी है। लेकिन हमारे दिमाग के कुछ राज ऐसे भी हैं जिन्हें आज तक विज्ञान एक्सप्लेन नहीं कर पाया, समझ ही नहीं सका। उनमें से एक है प्लेसिबो इफेक्ट। मतलब ये तो साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि दिमाग रियलिटी को परिवर्तित कर सकता है, लेकिन कैसे कर रहा है ये किसी को नहीं पता। मतलब अगर किसी को एक नकली दवा दे दी जाए और दिमाग ये स्वीकार कर ले कि ये दवा असली है तो शरीर में असली बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। कमाल की बात यह है कि दिमाग को नहीं पता कि दवा नकली है, लेकिन उस दवा का असर असली होता है। और यहीं पर समस्या है, विज्ञान आज तक नहीं समझ पाया कि हमारा दिमाग रियलिटी को कैसे बदल देता है। इसके बाद दूसरी चीज आती है चोट लगने के बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स का आ जाना। मतलब दिमाग पे चोट लगी, कुछ लोग मैथ्स में जीनियस हो गए। जिन भाई साहब ने कभी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाया वो म्यूजिक के एक्सपर्ट बन गए। इसके बाद जब वैज्ञानिकों को कोई भी जवाब नहीं मिला तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि हमारे दिमाग में सारी जानकारी पहले से ही मौजूद है, लेकिन बस वो छुपी हुई है। और इस तरह की चोटें उस जानकारी को अनलॉक कर देती हैं। लेकिन ये होगा कैसे, किन हालातों में होगा, कब होगा, इसका जवाब आज तक हमारे पास नहीं है। लेकिन वैज्ञानिक इन सवालों के जवाब से ज्यादा किसी और चीज को लेकर परेशान है, और वो है ये कि अगर हम किसी तरीके से इंसानी दिमाग की क्षमता को बढ़ा भी दें तो इसके भयंकर परिणाम निकलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है। भाई साहब लग तो रहा है कि ऐसा होगा। ये सुनो, देखो आपको पता होगा कि एलोन भैया एक कंपनी खोलकर बैठे हैं जिसका नाम है न्यूरालिंक। और अभी के लिए कंपनी ऐसे लोगों को जो पैरालिसिस से परेशान हैं उनके दिमाग में चिप लगाकर उनकी मदद कर रही है। अब अगर कल को ये कंपनी ये बोल दे कि भैया हमारी चिप दिमाग में लगवाओ और दिमाग की 20-30% क्षमता को बढ़ाओ, तो भैया पैसे वाली पार्टी लगवा लेंगी। इसके बाद शुरू होगा सब्सक्रिप्शन मॉडल। मतलब प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आपका फोकस इंप्रूव हो जाएगा, आपको मेमोरी बूस्ट मॉड्यूल मिलेगा, स्लीप ऑप्टिमाइजर पैच मिलेगा, और ये सब न्यूरालिंक के पेड फर्मवेयर के अपडेट होंगे। मतलब जिनके पास पैसा होगा वो सुपर ह्यूमन बनेंगे और जिनके पास पैसा नहीं होगा उनका हाल आप समझ ही गए होंगे। अब जरा एक पल के लिए ये सोचो कि अगर ये कंपनी अमेरिकी सरकार का मुखौटा निकली तो मतलब क्या पता कल को ये हमारे बिना पता लगे हमारे दिमाग में झूठी यादें प्लांट कर दे, गलत जानकारी बिठा दे। अब जरा आप ये सोचो कि अगर ऐसी चीजों का कभी इस्तेमाल होना ही नहीं है तो भाई साहब समय और पैसा इन चीजों पर क्यों बर्बाद किया जा रहा है। कुल जमा बात ये है कि अमेरिका के लक्षण ठीक ना है। और ये तो कुछ भी नहीं, मैं आपको एक और कंपनी के बारे में बता देता हूँ। इसका नाम
नाम है सिंक्रोन। इसे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की सरकार कह लो या प्राइवेट कंपनीज मिलकर चला रही हैं। इन्होंने एक ऐसा तरीका ढूंढा है जिसमें हमारे ब्लड में इंजेक्शन के जरिए इलेक्ट्रोड छोड़ दी जाती है और वो इलेक्ट्रोड हमारे दिमाग में जाकर हमारे दिमाग की मदद से चीजों को कंट्रोल करती है। भाई साहब 2021 में इस कंपनी ने इस खूबी को पब्लिकली डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है, जहां पर इस कंपनी ने बिना दिमाग की चीड़-फाड़ करे अपनी इलेक्ट्रोड की मदद से सिर्फ सोचने मात्र से एक मेल टाइप करवाया और फिर उसे भिजवा भी दिया। आज के समय हर फील्ड में एक नई रेस शुरू हो चुकी है। मतलब स्टूडेंट्स एग्जाम्स के लिए मोडानाफिल ले रहे हैं, कोऑपरेटिव एग्जीक्यूटिव्स डेडलाइंस को मीट करने के लिए एड्रेल ले रहे हैं और सोल्जर्स कॉग्निटिव ड्रग्स ले रहे हैं ताकि स्लीपलेस मिशंस को पूरा किया जा सके। ये सब लोग स्मार्ट दिखते हैं पर ये केमिकल स्लेवरी है। आज के समय फोकस और इंटेलिजेंस ऑर्गेनिक नहीं रहे, ये एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बन चुके हैं। मतलब क्या ये सक्सेस है या एक मॉडर्न एडिक्शन? भाई साहब आज नहीं तो कल लोग अपने दिमाग में चिप तो लगवाएंगे, लेकिन तब एक सवाल जरूर उठेगा कि जो हम सोच रहे हैं वो हम हैं या मशीन? इंसानी दिमाग एक कमाल की चीज है और हमने इसे काबू करने के लिए इलेक्ट्रिकल, केमिकल और डिजिटल तीनों पावर्स को खुला छोड़ दिया। पर क्या हम इसके नतीजे के लिए तैयार हैं? इंसान एक बहुत ही विचित्र प्राणी है। हमने ऐसी मशीनें तो बना ली जो हमारी तरह सोच सके, जिसका नतीजा है एआई, लेकिन अब हम अपने दिमाग को ही मशीनों की तरह सोचने वाला बनाने जा रहे हैं। देखो भैया, दिमाग की क्षमता बढ़ाना सही है या गलत ये आप सोचिए, लेकिन क्या इस ताकत का बंटवारा पैसे, जाति, धर्म को बिना देखे, बिना भेदभाव के हो पाएगा? मतलब क्या अभी भी हमें दुनिया की सबसे ताकतवर चीज के साथ छेड़खानी करनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? लिखिए अपना जवाब कमेंट में। तो ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।